नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप स्टोरी टेलर चैनल पर। अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के दुर्गापुर शहर के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम विक्रम है। विक्रम पेशे से एक लॉरी चालक है। तो चलिए अब यह कहानी विक्रम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और मैं उत्तर प्रदेश के दुर्गापुर शहर का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वह मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल यह घटना मेरे साथ उस वक्त हुई थी जब मुझे लॉरी ड्राइविंग का काम करते हुए लगभग 4 से 5 साल का वक्त ही हुआ था। क्योंकि मेरे से पहले मेरे पिताजी लॉरी ड्राइविंग का काम किया करते थे, लेकिन पिताजी के गुजर जाने के बाद उनके लॉरी को चलाने का जिम्मा मैंने ही उठा लिया था। अब जिस वक्त पिताजी मुझको छोड़कर हमेशा के लिए गए थे उस वक्त लगभग 6 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी। और तब से लेकर जिस वक्त मेरे साथ यह डरावनी घटना हुई उस बीच लगभग 4 से 5 साल का समय गुजर चुका था। और इन 4 से 5 सालों में मेरे 2 बच्चे भी हो चुके थे, जिनमें से एक तो मेरी प्यारी सी गुड़िया है और दूसरा मेरा प्यारा बेटा है। अब मैं बाकी के लॉरी चालक की तरह किसी भी वाहन कंपनी में एक जगह पर रुककर काम नहीं करता हूं, बल्कि मैं अपने रूट के हिसाब से अलग अलग वाहन कंपनियों के माल को इधर से उधर पहुंचाने का काम करता हूं, जिसके चलते मुझे अपने घर जाने के लिए भी किसी कंपनी के मालिक से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भी मुझे काम करना होता है तब मैं काम करता हूं, और जब काम ना करने का मन हो तो मैं काम नहीं करता हूं। इसी तरह एक दिन जब मैं अपने घर पर था तो उस वक्त मेरे पास एक वाहन कंपनी के द्वारा यह मैसेज आता है कि मुझे एक सामान को अपने लॉरी में लोड करके उत्तराखंड के एक छोटे से शहर में पहुंचाना है, जहां पर किसी चीज को बनाने की बड़ी सी फैक्ट्री लगी हुई थी। और जो सामान मुझे उस जगह पर लेकर जाना था वह उस फैक्ट्री में कच्चे माल के रूप में काम आता था। अब क्योंकि उस वक्त मैं पिछले 2-3 दिन से घर पर ही था, तो जैसे ही वह मैसेज आता है तो मैं उस काम के लिए निकल जाता हूं। अब उस सामान को मुझे दुर्गापुर शहर के ही एक बड़े से गोदाम से अपने लॉरी में लोड करवाना था। इसी वजह से मैं दोपहर के लगभग 11 से 12 बजे के वक्त ही अपने घर से खाना खाकर इस काम के लिए निकल गया था। और मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि वापस घर तक लौटने में मुझे 2 से 3 दिन का वक्त लगने वाला है। इसी वजह से घर से निकलते वक्त मैं अपने बच्चों को जी भर के प्यार करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि बेटा, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर वापस लौटूंगा। जब मैं अपने घर की मुंडेर से बाहर निकल रहा था तो उस वक्त मेरी बेटी मुझे पीछे से आवाज लगाकर कहती है कि पापा जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। और शायद उसके कहे हुए इन्हीं शब्दों की वजह से उस दिन मैं उस इतनी भयंकर और डरावनी घटना से बचकर निकल आया था। क्योंकि जिस वक्त मेरे साथ वह घटना हुई थी उस वक्त उसके इन्हीं शब्दों ने मुझे वहां से बचकर निकलने की हिम्मत दी थी। अब उस दिन शाम के लगभग 5 बजे तक अपने लॉरी में उस सामान को लोड करवाकर और जो भी जरूरत के कागजात थे वह सारे कागजात लेकर मैं अपने सफर के लिए निकल गया था। यह मेरी जिंदगी का पहला ऐसा सफर था जब मैं किसी पहाड़ी नुमा रास्ते पर जाने वाला था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी उत्तराखंड या उत्तराखंड साइड में कोई भी सामान नहीं पहुंचाया था। तो इसी वजह से आज मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि मुझे पहाड़ी नुमा रास्तों पर लॉरी चलाने का अनुभव बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि किसी ना किसी काम को जिंदगी में कभी ना कभी तो पहली बार करना ही होता है। और इसी वजह से यही बात सोचकर मैं अब अकेला ही उस सफर पर निकल गया था। मेरी इस बात को सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि लॉरी चालक के साथ तो हमेशा कोई ना कोई खलासी रहता ही है, तो फिर उस दिन मैं अकेला क्यों था? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस घटना के होने से पहले और उस घटना के होने के बाद भी मैं कभी भी अपने साथ किसी भी खलासी को नहीं रखता हूं, क्योंकि मुझे अकेले में ही सफर करने में मजा आता है, जिसके चलते मैं किसी भी इंसान को अपने साथ नहीं रखता हूं। और लगभग यही स्वभाव मेरे पिताजी का भी था।
मेरे पिताजी भी जब लॉरी चलाया करते थे तो वह भी कभी भी किसी भी खलासी को अपने साथ नहीं रखते थे। अब दुर्गापुर शहर से लेकर उत्तराखंड के अंदर घुसने तक तो मेरे साथ कहीं भी कोई भी डरावनी घटना नहीं होती है। लेकिन जैसे ही मैं उत्तराखंड के बॉर्डर को क्रॉस करके उसके एरिया के अंदर घुसा तो थोड़ी दूर आगे जाते ही हाईवे पर एक टोल टैक्स आया। अब जिस वक्त मैं उस टोल टैक्स को पार कर रहा था उस वक्त तक रात के लगभग 10 बज चुके। इसी वजह से उस टोल टैक्स पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही टोल पर जाकर मैं अपने लॉरी की पर्ची कटवाने लगा तो पता नहीं कैसे लेकिन उस टोल वाले की वह पर्ची काटने वाली मशीन खराब हो गई, जिसकी वजह से मुझे वहां पर काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ा और पीछे की तरफ बहुत लंबा जाम लग गया था। लेकिन इसी बीच उस मशीन को ठीक करते करते वह टोल वाला आदमी मेरे से बातें भी करता जा रहा था। जब मैंने उसे बताया कि मैं आगे की तरफ जा रहा हूं तो वह टोल वाला आदमी मुझे थोड़ी चेतावनी देते हुए कहता है कि भाई साहब थोड़ा संभल कर ही रहना, यह हिमाचल के घुमावदार रास्ते काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय होते हैं। यहाँ कब क्या किसी के साथ हो जाए ये कोई भी नहीं कह सकता। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लॉरी में अकेले हैं और आपके साथ इस तरह की घटनाओं के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप किसी भी सुनसान जगह पर भूलकर भी अपने लॉरी को रोकने की गलती मत करना, वरना आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में शायद आपने आज तक भी नहीं सोचा होगा। तो उस टोल वाले आदमी के ऐसा कहने पर मैं उससे कहता हूं कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता है। तो वह मुझे बताता है कि यहाँ तो हर दिन का यही काम है, हर दिन किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ हादसे होते ही रहते हैं और कुछ कुछ हादसे तो ऐसे होते हैं जिनके बारे में सुनकर तो हम लोगों की रूह ही कांप जाती है। इसी वजह से जो भी इस रास्ते से गुजरने वाला मुझे भला इंसान लगता है, मैं उसको हमेशा ही इस बात की चेता देता हूं कि आगे जाने वाले रास्ते पर थोड़ा संभल कर रहे, क्योंकि जो कोई भी डरावना हादसा होता है वह इस टोल प्लाजा से आगे की तरफ ही होता है। क्योंकि आप जैसे जैसे आगे इस रास्ते पर जाएंगे वैसे वैसे ही यह रास्ता काफी ज्यादा सुनसान होता जाएगा और चारों तरफ से जंगल से घिरता जाएगा। साथ ही कुछ रास्ते तो ऐसे हैं जहां पर एक तरफ कई फुट लंबी गहरी खाई है, जिसमें अगर एक बार कोई ट्रक ड्राइवर अपने लॉरी के साथ गिर गया तो फिर उसका बच पाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार तो बहुत से लोगों की तो खाई में से लाशें भी नहीं मिलती हैं। अब इसी तरह की डरावनी बातें कहकर वो टोल वाला आदमी मुझे फटाक से मेरी लॉरी की पर्ची निकाल कर दे देता है और उसके बाद मैं अपने लॉरी को वहां से लेकर आगे की तरफ निकल जाता हूं। लेकिन अब मेरे मन में बार बार उस टोल वाले आदमी की कही हुई बातें घूम रही थी, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए वह रास्ता भी नया था और आज से पहले मैं कभी भी उस तरफ आया भी नहीं था। इसी वजह से मुझे उसकी बातों को सुनने के बाद थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। लेकिन फिर मैं थोड़ी हिम्मत करते हुए ये सोचता हूँ कि अब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो सामान तो मुझे जहाँ पहुँचाना है वहाँ जाना ही पड़ेगा। ऐसे बीच रास्ते में मैं किसी भी ट्रिप को कैंसिल नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे मेरा ही सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला था। अब उस टोल वाले आदमी की कही हुई बातों को अपने दिमाग से निकालने के लिए मैं अपने लॉरी में थोड़ा म्यूजिक चला लेता हूँ और उन गानों की लय को सुनते हुए मैं अब उस रास्ते पर आगे की तरफ निकल जाता हूँ। लेकिन लॉरी में गाने चलते रहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मेरे मन में अब एक ऐसा अजीब सा डर बैठ गया था जो बार बार मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इसके साथ ही जैसे जैसे मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था, अब वह रास्ता वैसे वैसे ही काफी ज्यादा सुनसान होता जा रहा था और अब मैं एक हाईवे से निकलकर एक ऐसे पहाड़ी नुमा घुमावदार रास्ते पर आ गया था, जिस रास्ते पर उस वक्त रात के अंधेरे में मुझे ना ही तो कोई खाने वाला ढाबा दिखाई दे रहा था और ना ही कोई मेरे अलावा दूसरी गाड़ी वहां से गुजरती हुई दिखाई दे रही थी। उस वक्त वह रास्ता इतना ज्यादा सुनसान था कि वहां चारों तरफ मुझे सिर्फ मेरे लॉरी के चलते हुए टायरों की ही आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन फिर भी मैं उस सन्नाटे को चीरते हुए अपने सफर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। अब उस वक्त से मैं लगभग 2 से 3 घंटे का सफर तय कर चुका था, जिस वक्त मैं उस टोल प्लाजा पर उस आदमी से यह बातें सुन रहा था। उस वक्त रात के लगभग 10 बज रहे थे, लेकिन अब रात के 1 बजे से भी ज्यादा का समय हो गया था।
वह तो अच्छा हुआ कि मैंने शाम को लगभग 4 बजे के आसपास में ही पीछे की तरफ एक ढाबे पर रुककर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था, जिसकी वजह से अब मुझे इतनी ज्यादा भूख नहीं लग रही थी। वरना अब तक तो भूख के मारे मेरी हालत ही खराब हो जाती। लेकिन अब उस रास्ते को देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आगे चलकर इस रास्ते पर कोई भी खाने वाला ढाबा आने वाला है, जिसके चलते अब मुझे खाना मिलने की भी उम्मीद पूरी तरीके से टूटती हुई नजर आ रही थी। अब ऐसा भी नहीं था कि उस वक्त मेरे पास कुछ खाने का इंतजाम ही नहीं था। मेरे लॉरी में खाना बनाने का पूरा सामान पड़ा हुआ था, लेकिन उस वक्त उस सुनसान रास्ते पर अकेले लॉरी को रोककर वहां पर खाना बनाने की मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र लगभग 24 साल के आसपास में ही थी। तो ऐसे में अभी मेरा दिल भी काफी ज्यादा नादान था और मुझे ऐसे सुनसान रास्तों पर सफर करने का इतना ज्यादा अनुभव नहीं था, जिसके चलते मैं उस जगह से निकलते हुए काफी ज्यादा डर रहा था। लेकिन शायद आप लोगों ने भी अपने जीवन में कभी ना कभी यह बात जरूर सुनी होगी कि जो जितना ज्यादा डरता है उसको उतना ही ज्यादा डराया जाता है। और शायद उस दिन मेरी इसी कमजोरी का उसने फायदा उठा लिया था। अब किसने फायदा उठा लिया था, यह तो आपको कहानी में आगे चलकर ही पता चलेगा। लेकिन मेरा यकीन मानिए, जैसे जैसे आप इस कहानी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही आपको एक ऐसे डर का एहसास होता जाएगा जिस डर को आपने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं किया होगा। अब उस रास्ते पर चलते हुए जैसे ही मैं एक घुमाव में घूमा तो मुझे दिखाई देता है कि अब मैं एक ऐसी सड़क पर सफर तय कर रहा हूं जिस सड़क के एक तरफ तो काफी ऊंचा पहाड़ है और दूसरी तरफ गहरी लंबी खाई है, और दोनों तरफ से मैं पूरी तरीके से बहुत ही घने जंगल से घिरा हुआ हूं। सड़क के दोनों तरफ इतने लंबे लंबे पेड़ उगे हुए हैं, जिन पेड़ों के पत्ते सड़क के ऊपर की तरफ एक दूसरे से इतनी बुरी तरीके से उलझे हुए हैं कि उनके बीच से छात की रोशनी भी उस वक्त सड़क पर नहीं गिर रही थी, जिसकी वजह से वह सड़क पूरी तरीके से काले घने अंधेरे में डूबी हुई थी। उस वक्त मैं सिर्फ अपने लॉरी की हेडलाइट की रोशनी के सहारे ही उस सड़क पर आगे चला जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से ही मुझे वहां पर सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है, जो कि काफी दूर से ही मुझे नजर आ गया था। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि अनजान लोगों को लिफ्ट देने से बचे। अब जैसे ही मैं वह चीज पढ़ता हूं तो मैं थोड़ा सतर्क हो जाता हूं, क्योंकि इसी तरह का कुछ मुझे पीछे की तरफ उस टोल वाले आदमी ने भी बताया था, जिसके चलते अब मैंने अपने मन में पूरी तरीके से यह सोच लिया था कि चाहे मुझे कोई भी लिफ्ट मांगने के लिए हाथ दे, लेकिन मैं इस सुनसान रास्ते पर किसी को भी लिफ्ट नहीं दूंगा। हालांकि मुझे पीछे की तरफ टोल पर ले हुए उस आदमी ने किसी भी भूत प्रेत या चुड़ैल की कहानी तो नहीं सुनाई थी। उसने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि अक्सर ऐसे सुनसान रास्तों पर लुटेरे रात के वक्त पहले तो लिफ्ट मांगने के नाम पर इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को रुकवा है और फिर उनके साथ लूटपाट को अंजाम देते हैं, और जो कोई भी उनका विरोध करता है उसको वह मौत के घाट भी उतार देते हैं। अब मेरे मन में सिर्फ इसी चीज का डर बना हुआ था, लेकिन शायद उस वक्त मैं गलत चीज के बारे में सोच सोच कर डर रहा था, क्योंकि इस चीज से भी ज्यादा बड़ा डर शायद उस वक्त घात लगाए हुए मेरा इंतजार कर रहा था। अब उस बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा हुआ था उसको पढ़ने के बाद मैं काफी सतर्क होकर अपना लॉरी चला रहा था, लेकिन तभी अचानक से ही उस जगह से लगभग 7 से 8 किलोमीटर आगे आने के बाद मुझे उस सड़क के किनारे एक औरत चलती हुई दिखाई देती है, जिसने अपने हाथ में कुछ इस तरह का ले रखा था, जिसको देखकर मुझे दूर से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी गोद में कोई छोटा सा बच्चा हो। लेकिन जैसे जैसे मैं उसके करीब जाता गया वैसे वैसे मुझे दिखाई देता है कि उसके गोद में कोई छोटा बच्चा नहीं, बल्कि कुछ ऐसा सामान है जिसको उठाकर वह वहां उस रास्ते से जा रही है। अब उसके हाथ में वह क्या सामान था उसके बारे में तो मैं ठीक से नहीं समझ पाता हूं, लेकिन जैसे ही उस औरत के ऊपर मेरे लॉरी की हेडलाइट की रोशनी पड़ती है तो काफी दूर से ही वह मेरी लॉरी की हेडलाइट की रोशनी को देखकर वही एक जगह पर ही रुक जाती है। लेकिन एक जगह पर रुककर वह पलटक पीछे की तरफ से आ रहे मेरे लॉरी को नहीं देखती है, बल्कि वह मेरी तरफ पीठ करके ही एक जगह पर रुकी रहती है। जब वह इस तरीके से उस एक जगह पर रुकी तो शुरू में मुझे थोड़ा अजीब लगा,
लेकिन फिर मैं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी उसी रफ्तार में चलता रहता हूं। लेकिन जैसे ही मैं उस गहरे जंगल वाले मोड़ पर पहुंचा, अचानक मेरे ट्रक की लाइटें खुद ब खुद बुझ गईं। मैंने ब्रेक मारा तो गाड़ी वहीं थम गई। बाहर अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने महसूस किया कि कोई मेरी लॉरी के ऊपर चल रहा है। मैंने शीशे से बाहर झांक कर देखा तो ऊपर कोई औरत उल्टा लटक रही थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वह छत से गायब हो गई। मैं उस औरत के करीब पहुंचा तो वह औरत अचानक से ही किसी पंछी की तरह हवा में उड़कर मेरी लॉरी के सामने आ जाती है और मेरे लॉरी के आगे वाले शीशे से आकर चिपक जाती है। लेकिन जिस वक्त वो मेरे लॉरी के आगे वाले शीशे से आकर चिपकी थी, उस वक्त वो इतनी बुरी तरीके से चिल्लाती है कि उसकी वह चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में इस तरीके से गूंज गई थी कि कुछ पल के लिए तो मुझे अगल बगल का और कुछ भी सुनाई देना ही बंद हो गया था। लेकिन इसके साथ ही जैसे ही वह पलटक मेरे शीशे की तरफ आई तो लॉरी की हेडलाइट की रोशनी में मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया। और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो उसके चेहरे को देखते ही मैं अचानक से इतनी बुरी तरीके से घबरा गया कि उस घबराहट के कारण मेरे लॉरी का बैलेंस ही बिगड़ गया। क्योंकि उस वक्त जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे दिखाई देता है कि उसका चेहरा किसी आग में धधक रहे अंगारे की तरह है, जिसके अंदर से लाल लाल अंगारों की तरह ढकती हुई आग निकल रही थी और इसके साथ ही उसके मुंह के अंदर से धुआं भी निकल रहा था। पर जब वह मेरे लॉरी के शीशे पर आकर चिपकी और इसके साथ ही बुरी तरीके से चिल्लाई तो अचानक से ही मैं बौखला गया और उसी बौखलाहट में मेरा लॉरी जाकर खाई की तरफ एक पेड़ में ठुक गया। वह तो अच्छा हुआ कि सड़क के और खाई के बीच में वह पेड़ आ गया, वरना मेरा लॉरी उस रात सीधा खाई में ही चला जाता। लेकिन उस वक्त उस पेड़ से मेरे लॉरी की जो टक्कर हुई थी, वह टक्कर इतनी ज्यादा भयानक थी कि उस टक्कर के होते ही मैं वहीं पर बेहोश हो गया था। क्योंकि उस वक्त शायद मेरा लॉरी लगभग 60 से 70 की स्पीड में चल रहा था और इतनी स्पीड में चलते हुए ही अचानक से सबसे पहले तो वह औरत मेरे लॉरी के आगे वाले शीशे पर उड़कर चिपकती है और जैसे ही वह कुछ असंभव सी घटना होती है, उस घटना के होते ही लगभग 2 से 3 सेकंड बाद ही मेरा लॉरी जाकर उस पेड़ से टकरा जाता है और इतनी तेज स्पीड में टकराने के कारण मेरा सिर आगे की तरफ जाकर शीशे में लगा था, जिसकी वजह से सिर पर चोट लगने के कारण वहीं पर बेहोश हो गया था। लेकिन जब कुछ देर बाद मेरी आंख खुलती है तो मुझे मेरा सिर काफी ज्यादा भारी भारी लग रहा था और उस वक्त मेरे सिर से खून तो नहीं निकला था, लेकिन अंदर की तरफ एक मोटी सी गांठ बन गई थी। पर जैसे ही मेरी आंख खुली तो मुझे दिखाई दिया कि उस वक्त भी मैं मेरे लॉरी की ड्राइविंग सीट पर ही बैठा हुआ हूं और उसी तरीके से मेरा लॉरी उस पेड़ से ठुकाई स्थिति में था कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी हिला तो शायद मेरा लॉरी खाई में जाकर गिर जाता। लेकिन इसके साथ ही मुझे दिखाई देता है कि आगे वाले शीशे पर जिस जगह वो औरत अचानक से आकर चिपकी थी, उस जगह पर अब कुछ इस तरह के निशान हैं जैसे किसी ने उस शीशे को बुरी तरीके से नाखूनों से नोच दिया हो या फिर किसी नुकीली चीज से खरोच खरोच कर उसके ऊपर निशान बना दिए हो। लेकिन अब मेरे अगल बगल में मुझे अंधेरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अचानक से हुई इस घटना से होश में आने के बाद भी मैं इतना ज्यादा घबरा गया था कि उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि आसपास का इलाका इतना ज्यादा सुनसान था कि वहां किसी से मदद मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। इसके साथ ही नीचे उतरने से भी डर लग रहा था, क्योंकि मन ही मन में यह सोच रहा था कि कहीं नीचे उतरते ही वह डरावनी औरत फिर से मेरे ऊपर हमला ना कर दे। लेकिन अब एक पल के लिए मेरा मन इस चीज को मानने के लिए भी तैयार नहीं था कि वह औरत ही हवा में उड़कर मेरे लॉरी के आगे आई थी या फिर वह कुछ और ही चीज थी, क्योंकि वह सब कुछ इतना जल्दी में हुआ था कि उस पल को समझ पाना अब मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर मैं किसी तरह से कोशिश करके उस लॉरी से बाहर निकलता हूं, क्योंकि काफी देर तक उसी जगह पर बैठे बैठे मैंने यह सोचा कि कुछ ना कुछ करके यहां से निकलना तो होगा,
क्योंकि यहाँ बैठे बैठे तो अपनी इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। इसी वजह से मैं खाई वाली साइड से ना उतरकर लॉरी के दूसरी तरफ आकर सड़क पर नीचे उतर जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं लॉरी पर से नीचे की तरफ उतरता हूँ तो मुझे उस सड़क से ही नीचे की तरफ खाई में आगे एक गांव सा दिखाई देता है, जिसमें लगभग 100 से 150 के आसपास में घर दिखाई दे रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रात के अंधेरे में भी मैं इतनी दूर से यह बात इतनी स्पष्टता से कैसे बता सकता हूं कि उसमें लगभग कितने घर थे। तो मेरा ऐसा कहने के पीछे का कारण यह है कि रात के अंधेरे में उन घरों के अंदर जली हुई लाइट मुझे काफी दूर से दिखाई दे रही थी, और उस लाइट को देखकर मैं यह अंदाजा लगा पा रहा था कि शायद वह कोई गांव ही है और उस गांव में लगभग इतने घर होंगे। इसी वजह से अब मैं उस गांव की तरफ किसी मदद मिलने की उम्मीद में वहां से निकल पड़ता हूं। लेकिन साथ ही मुझे बार बार यह भी डर लग रहा था कि कहीं फिर से वह जो कुछ भी हुआ था वह मेरे साथ ना हो जाए। और बार बार रास्ते में चलते वक्त मुझे कुछ पल के लिए दिखाई दिया उस औरत का वह डरावना चेहरा याद आ रहा था। मैं चलते चलते यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वह क्या चीज थी, लेकिन कई बार सोचने के बाद भी जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो फिर मैं उस चीज के बारे में सोचना बंद कर देता हूँ। लेकिन सोचना बंद करने के बाद भी मेरा डर मेरे पूरे शरीर पर अपना कब्जा किए हुए था। उस वक्त डर के मारे मेरे पूरे बदन से पूरी तरीके से पसीना निकल रहा था और चलते वक्त भी मेरे पैर अजीब तरीके से कांप रहे थे। लेकिन अब उस सड़क पर चलते चलते ही मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस गांव तक जाने के लिए मुझे कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा, क्योंकि वह गांव उस खाई में आगे की तरफ तलहटी में बना हुआ था और वहां उस तरफ जाने का मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर जब मैं गौर से देखता हूं तो उस सड़क से ही मुझे उस तलहटी की तरफ उतरती हुई एक छोटी सी पगडंडी दिखाई देती है और मैं उसी पगडंडी से होते हुए उस गांव की तरफ जाने लगता हूं। अब जिस वक्त तक मेरे साथ यह हादसा हुआ था उस वक्त तक रात के लगभग 2 बज चुके थे। तो ऐसे में चारों तरफ एक अजीब सी शांति फैली हुई थी, लेकिन उस शांति के पीछे छिपे हुए डर को उस वक्त मैं पूरी तरीके से महसूस कर पा रहा था। अब किसी तरीके से उस खाई की तलहटी में पेड़ पौधों को इधर उधर करते हुए मैं उस गांव के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं उस गांव के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचता हूं तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि शायद इस गांव में कोई रहता ही नहीं है। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि अगर कोई इस गांव में रहता ही नहीं है और यह गांव पूरी तरीके से वीरान है तो फिर इन घरों में यह लाइट कैसे से जली हुई है। अब मेरे को ऐसा लगने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त गांव के उन घरों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पिछले काफी लंबे समय से उन घरों में कोई साफ सफाई ही ना हुई हो, क्योंकि हर घर के दरवाजे के बाहर काफी लंबी लंबी घास उगी हुई थी और वहां पर देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे कोई इस घर में रहता होगा। लगभग हर घर की बिल्कुल यही हालत थी। अंदर लाइट जली हुई होने के बावजूद भी बाहर की तरफ दरवाजा पर पूरी तरीके से मकड़ियों ने अपने जाले बना रखे थे और नीचे की तरफ किसी के भी आने जाने के कोई निशान नहीं थे। इस चीज को देखकर अब मैं और भी ज्यादा घबरा जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि कहीं मैं किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गया हूँ। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि जिन घरों के बाहर मुझे इस तरह के जाले और घास उगी हुई दिखाई नहीं दे रही है, मैं उन घरों के दरवाजों को खटखटा कर देखता हूँ। शायद कोई दरवाजा खोल ही दे, क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया कि वह घर भले ही वीरान और सुनसान पड़े हुए थे, लेकिन उस गांव में किसी भी घर पर बाहर की तरफ से कुंडी या कोई ताला नहीं लगा हुआ था, बल्कि उन सारे के सारे घरों के दरवाजे अंदर की तरफ से बंद थे। जिस चीज को देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच में इन घरों के अंदर कोई रहता है या फिर किसी और कारण से इन घरों के दरवाजे अंदर की तरफ से बंद हैं। लेकिन तभी मैं एक घर के बाहर जाकर उस घर का दरवाजा खटखटा आता हूँ। कई देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई उस घर का दरवाजा नहीं खोलता है तो मैं वहां से निराश होकर थोड़ा आगे की तरफ जाने लगता हूँ। लेकिन तभी मुझे मेरे पीछे से एक दरवाजे के खुलने की तरह की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही मुझे वह आवाज सुनाई देती है
तो उस आवाज को सुनते ही मैं पीछे की तरफ पलटकर उस दरवाजे की ओर देखता हूँ। जब मैंने उस दरवाजे की ओर देखा तो मुझे दिखाई देता है कि उस दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है, जिसकी आधी से ज्यादा झुकी हुई है, और रात के अंधेरे को दूर करने के लिए उसने एक जलती हुई लालटेन अपने हाथ में ले रखी है। अब यह चीज देखकर मैं सोचता हूँ कि जब पूरे घर में लाइट जली हुई है तो फिर ये बूढ़ा आदमी अपने हाथ में लालटेन क्यों लिया हुआ है? लालटेन की जगह ये कोई मोबाइल या फिर टॉर्च भी तो ले सकता था। लेकिन तभी मैं सोचता हूँ कि अभी मेरे लिए ये चीज जानना ज्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि मैं किसी सही जगह पर हूँ या फिर मदद की उम्मीद में मैं किसी गलत जगह पर आ गया हूँ। अब यही सोचते हुए मैं उस बूढ़े आदमी के पास जाता हूँ और उससे जाकर कहता हूँ कि चचा, क्या इस गांव में आपके अलावा और कोई नहीं रहता? क्योंकि मुझे हर घर के बाहर काफी लंबी लंबी घास उगी हुई दिखाई दे रही है, जिसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इन घरों में कोई इंसान रहता है। तो मेरे ऐसा कहते ही वो बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि जब तुम्हें इन चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता, तो फिर अब तक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कब का ही यहाँ से भाग जाना चाहिए था। तो उसके ऐसा कहते ही मैं उससे कहता हूँ कि अभी कुछ देर पहले ही ऊपर पहाड़ी के बगल से जा रही सड़क पर मेरे लॉरी का एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट भी कुछ और कारण से नहीं हुआ, बल्कि मेरे साथ एक ऐसी डरावनी घटना हुई है जिस घटना के होने की वजह से मैं काफी ज्यादा घबरा गया, और घबराहट में मेरा लॉरी मुझसे संभाला नहीं गया और वो जाकर एक पेड़ से टकरा गया। लेकिन अब किसी दूसरे इंसान की मदद के बिना मैं वहां से नहीं निकल सकता। तो मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही वो बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि यहाँ पर तो तुम्हें तुम्हारी मदद के लिए कोई भी इंसान नहीं मिलने वाला, और मैं तो तुमसे ये कहता हूँ कि अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो इस गांव से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाओ, क्योंकि अगर उसको पता चल गया कि कोई अनजान शख्स गांव के अंदर आया है और वो रात के अंधेरे में मदद के लिए इस गांव की गलियों में भटक रहा है, तो वो तुम्हें कच्चा चबाकर खा जाएगी। अब जैसे ही मैं उस बूढ़े आदमी के मुंह से ये बात सुनता हूँ तो मुझे मेरे साथ अभी कुछ देर पहले हुई उस डरावने हादसे की याद आती है। मैं मन ही मन सोचता हूँ कि कहीं ये बूढ़ा आदमी उस औरत के बारे में तो बात नहीं कर रहा जो अभी कुछ देर पहले ही मेरे लॉरी के सामने आई थी और जिसके सामने आने की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तभी मैं थोड़ा उससे जानने की कोशिश करते हुए उससे कहता हूँ कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वो बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि मैं तो उसके बारे में तुमसे जिक्र भी नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो बस यहाँ से निकल जाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस गांव को छोड़ दो। तो उस बूढ़े आदमी के ऐसा कहते ही मैं उससे कहता हूँ कि मैं यहाँ से चला तो जाऊंगा, लेकिन ऊपर मेरा लॉरी खाई में फंसा हुआ है और मैं अपने लॉरी को लिए बिना नहीं जा सकता, और भला इतनी रात को अंधेरे में मैं इस सुनसान रास्ते पर आगे जाके तरफ जाकर क्या करूंगा? तो मेरे ऐसा कहते ही वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारा यहाँ पर रुकना तुम्हारी जान की सलामती के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इसीलिए तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि चले जाओ यहाँ से। लेकिन उस वक्त तक मुझे इस बात का अच्छी तरीके से एहसास हो चुका था कि अगर मैंने इस बूढ़े आदमी को भी अपने हाथ से जाने दिया तो फिर शायद मेरी मदद करने वाला मुझे कोई भी नहीं मिलेगा। इसी वजह से मैं उस बूढ़े आदमी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता हूँ और उससे कहता हूँ कि आप जितना हो सकता है उतनी मेरी मदद कर दीजिए, लेकिन मुझे किसी भी तरीके से इस मुसीबत से बाहर निकालिए। तो वो बूढ़ा आदमी मेरे ऐसा कहते ही मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें आज रात के लिए सिर्फ अपने साथ रख सकता हूँ, और सुबह होते ही तुम्हें यहाँ से निकल जाना होगा। अगर तुम सुबह होने के बाद भी यहाँ से नहीं गए तो फिर ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। अब जब उस बूढ़े आदमी ने मुझसे ऐसा कहा तो मुझे उस वक्त लगा कि शायद ये मुझे अपने साथ अपने घर में ही रखेगा, पर मुझसे ये बात कहकर वो बूढ़ा आदमी अपने घर के दरवाजे के बाहर आकर दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा देता है और फिर मेरे आगे आगे उस गांव में ही एक सुनसान गली की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो उस तरफ जाने लगता है तो मैं उससे कहता हूँ कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो वो मुझसे कहता है कि वहीं जहां पर तुम्हारी जान की सलामती है, चुपचाप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, वरना यूं इस तरह इस सुनसान गली में सवाल जवाब करना तुम्हारे साथ साथ मुझे भी खतरे में डाल देगा, क्योंकि अगर उसके कानों तक हम दोनों की बातों की फुसफुसाहट भी नहीं कर सकते। अब मैं बार बार यही सोच रहा था कि आखिर ये बूढ़ा आदमी किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन अब तक मैंने मेरे साथ उस सड़क पर जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में खुलकर उस बूढ़े आदमी को नहीं बताया था। मैंने उसे सिर्फ इतना ही बताया था कि वहां पर मेरे साथ एक डरावना हादसा हुआ था, पर मेरे ना बताने के बावजूद भी उस बूढ़े आदमी ने भी उस डरावनी घटना के बारे में जानने की इच्छा जाहिर नहीं की जो मेरे साथ हुई थी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो इस बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहता है या फिर सब कुछ पहले से ही जानता है। लेकिन अब मैं किसी तरीके से अपने मन में उठ रहे इन विचारों को शांत करके धीरे धीरे उस बूढ़े आदमी के पीछे उस गांव की सुनसान गली से होते हुए जहां वो मुझे लेकर जा रहा था वहां चला जाता हूं।
कुछ देर उसके पीछे पीछे चलने के बाद मुझे दिखाई देता है कि वो बूढ़ा आदमी मुझे उसके घर की तरह के ही एक ऐसे घर के अंदर लेके जाता है जिस घर के बाहर घास फूस नहीं उगा हुआ था और ना ही उसके दरवाजे पर कोई भी झाला मकड़ी लगा हुआ था। उस घर के अंदर ले जाकर वो मुझे एक कमरे के अंदर बिठा देता है और मुझसे कहता है कि आज रात को तुम्हें यहीं पर ही रात गुजारनी है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर पर नहीं रख सकता। अगर उसको पता चल गया कि मैंने तुम्हें रात के वक्त अपने घर पर पनाह दी है तो वो सबसे पहले मुझे ही खत्म कर देगी। लेकिन इस बार जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने मुझसे ये बात कही कि वो मुझे खत्म कर देगी तो अब मुझसे रहा नहीं गया और मेरी सब्र का बांध टूट गया। इसी वजह से मैं उस बूढ़े आदमी का एक हाथ पकड़ता हूँ और उससे कहता हूँ कि आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो और वो कौन है जिसके बारे में आप खुलकर बात भी नहीं कर सकते। तो वो बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि अगर मैंने उसके बारे में तुमसे कोई भी चर्चा की तो हो सकता है वो हमारी बातों को सुन ले, और अगर एक बार उसने हमारी बातें सुन ली तो फिर अनर्थ हो जाएगा। तो मैं उस बूढ़े आदमी से कहता हूँ कि आप चुपचाप मेरे साथ इस कमरे के अंदर शांति से बैठिए और मुझे धीरे धीरे बताइए ताकि इस कमरे से बाहर आपकी आवाज भी ना जा सके। अब मेरे ऐसा कहते ही वो बूढ़ा आदमी कमरे के दरवाजों को अंदर की तरफ से बंद कर देता है और फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस कमरे के कोने में लेकर जाता है और मुझसे कहता है कि चुपचाप इस कोने में बैठकर जैसा मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। अब वो बूढ़ा आदमी मुझे बताता है कि इस वक्त तुम जिस गांव में रुके हुए हो वो कोई इंसानों का गांव नहीं है, बल्कि ये शैतानों का गांव है। और शैतानों का गांव होने के पीछे की इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये एक श्रापित गांव है जो कि पिछले सैकड़ों सालों से एक ऐसे श्राप के पीछे जी रहा है जिस श्राप की वजह से आज ये गांव इंसानों की जगह शैतानों की बस्ती बन गया है। अब उस बूढ़े आदमी के ऐसा कहते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि ऐसा कहते ही मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आया कि अगर ये गांव इंसानों का नहीं बल्कि शैतानों का है तो फिर मेरे सामने इस वक्त ये जो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है जो मुझे इस गांव के बारे में बता रहा है, ये कौन है? क्या ये कोई इंसान है या फिर ये भी कोई शैतान? अब जैसे ही मेरे मन में ये विचार आता है तो मेरी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और माथे के ललाट पर अजीब सी लकीरें आ जाती हैं। उन लकीरों को देखकर वो बूढ़ा आदमी समझ गया था कि उसके ऐसा कहते ही इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। इसी वजह से वो मुझसे बीच में ही कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मेरे बारे में जानने से पहले तुम्हारा उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शायद उसकी वजह से ही आज तुम भटकते भटकते इस जगह तक आ पहुंचे हो। इसके आगे वो बूढ़ा आदमी मुझे बताता है कि आज से कई साल पहले ये गांव पूरी तरीके से आबाद हुआ करता था। यहाँ पर इंसानों की बस्ती काफी ज्यादा हंसी खुशी से बसा करती थी और यहाँ के लोग इस पहाड़ी नुमा जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी यहाँ पर एक बार एक ऐसा हादसा होता है जिस हादसे के होने के बाद इस गांव में पूरी तरीके से मौत का सन्नाटा पसर गया था और आज तक भी ये गांव फिर से आबाद नहीं हो पाया है। दरअसल उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि जब ये गांव पूरी तरीके से आबाद हुआ करता था उस वक्त इस गांव की औरतें और लड़कियां पहाड़ी की तलहटी से चलकर ऊपर की उस सड़क से होते हुए एक झरने से गांव में पानी लाने के लिए जाया करती थीं। गांव की औरतें जब उस झरने से पानी लेने जाती थीं तो उस वक्त उन औरतों के साथ में ही गांव की एक ऐसी औरत भी जाती थी जिसको गांव के सभी लोग काफी ज्यादा गलत नजरों से और तिरस्कार की नजरों से देखते थे। और उसको उन नजरों से देखने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसकी शादी के लगभग 2 महीने बाद ही सांप के काटने की वजह से उसके घरवाले की मौत हो गई थी। लेकिन मरते वक्त उसके घरवाले ने जब उसकी गोद में अंतिम सांस ली तो उसने उससे कहा था कि तुम मेरे घरवालों को छोड़कर कहीं पर भी मत जाना और मेरे बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखना, क्योंकि उसके पति के अलावा उसके माँ बाप का और कोई भी सहारा नहीं था। इसी वजह से वो औरत अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए फैसला करती है कि अपने पति के मरने के बाद वो कोई भी दूसरी शादी नहीं करेगी और जब तक उसके सास ससुर जिंदा हैं तब तक इसी गांव में रहकर उनकी सेवा करेगी और उसी घर में रहेगी। अब इसी के चलते गांव की औरतों के साथ जब वो उस झरने से पानी लेने के लिए जाती थीं, तो गांव की औरतें भी उसको ज्यादा मुंह नहीं लगाती थीं, जिसकी वजह से वो हमेशा ही या तो उन औरतों से थोड़ा आगे आगे चलती थी या फिर उनसे पीछे। ऐसे ही एक दिन जब वो लोग पानी लेने के लिए जा रही थीं, तो उस वक्त गांव की बाकी की औरतें तो काफी पहले ही पानी लेकर आ गई थीं, लेकिन वो औरत अपने साथ हुए उस अन्याय की वजह से यानी कि अपने खोए हुए पति की यादों में डूबी हुई धीरे धीरे उस सड़क से पानी लेकर गांव की तरफ आ
आ रही थी। तभी रास्ते में उसे एक लॉरी वाला मिलता है जो उसको वहां पर देखकर अपने लॉरी को रोकता है और उससे कहता है कि अरे वो पनिहारी, तू जो कुछ भी है, लेकिन मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूं कि इस वक्त मुझे बहुत तेज प्यास लगी हुई है और मेरे लॉरी में एक बूंद भी पानी की नहीं है। तेरी बहुत मेहरबानी होगी और भगवान तेरा भला करेगा अगर तू मुझे पानी पिला देगी। लॉरी वाले के ऐसा कहने पर वो औरत उस लॉरी वाले को पानी पिला देती है, लेकिन जिस वक्त वो उसको पानी पिलाती है उसी वक्त उस लॉरी वाले को वो औरत काफी ज्यादा भा जाती है, जिसकी वजह से जब भी वो लॉरी वाला किसी भी काम से उस सड़क से और उस रास्ते से गुजर रहा होता था तो वो हमेशा ही उस औरत का वहां से गुजरने का इंतजार करता था। एक दो बार जब वो इधर से आया गया तो उसको इस बात का पता चल गया कि वो औरत गांव के बगल में जो झरना है वहां से पानी लेने के लिए जाती है। इसी वजह से अब वो रोज ही पानी पीने के बहाने से उससे मिलने आया करता था। इसी बीच जब उन दोनों के बीच बातचीत होती थी तो बातों ही बातों में उसको उस औरत के बारे में भी सब कुछ पता चल गया कि किस तरीके से उसका पति मर गया और उसके बाद से वो एक विधवा का जीवन जी रही है। अब इसी बात का फायदा उठाते हुए उस लॉरी वाले ने उसको अपने साथ रखने का और उससे शादी करने का उसे सपना दिखाया और उससे प्यार भरी मीठी मीठी बातें भी की। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि औरत का दिल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कोमल होता है और वो जल्द ही किसी की प्यार भरी बातों में आ जाती है, जिसके चलते वो हर किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर बैठती है और ऐसी ही कुछ गलती उस औरत ने भी कर दी थी। अब यहाँ पर मैं बार बार उसको औरत कहकर बुला रहा हूँ तो शायद आप लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसी वजह से अब मैं आप लोगों को उसका नाम बता देता हूँ। दरअसल उस औरत का नाम कामिनी ली था, जिसे गांव के सभी लोग कामिनी कहकर पुकारते थे। अब विधवा होने के बावजूद भी कामिनी अपने यौवन के चरम पर थी, यानी कि उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा जवान थी, जिसकी वजह से हर कोई उसकी तरफ बहुत जल्द ही आकर्षित हो जाता था। लेकिन सिर्फ उसके विधवा होने की वजह से ही गांव का कोई भी मर्द उसके करीब नहीं आना चाहता था, क्योंकि गांव में ऐसा माना जाता था कि विधवा होना एक बहुत बड़ा अभिशाप है और अगर कोई उसके संपर्क में रहेगा तो उसकी फूटी किस्मत का असर कहीं ना कहीं उस इंसान के ऊपर भी हो जाएगा और उसकी ज़िंदगी भी खराब होना शुरू हो जाएगी। इसी वजह से गाँव के सभी लोग उसके पास बैठने से और उससे बातें करने से डरते थे। लेकिन इस तरह के माहौल के बीच जब उसे कोई अपना सा लगने लगा और उससे प्यार भरी बातें करने लगा तो कामिनी का दिल भी जल्द ही उस लॉरी वाले पर आ गया। अब वो भी हमेशा उस लॉरी वाले का उस रास्ते से गुजर कर जाने का इंतजार करने लगी थी। जब भी कोई औरत उसको अपने साथ चलने के लिए कहती थी तो वो उससे कहती थी कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं चलूंगी, क्योंकि गांव की औरतें मुझे अपने साथ रखने से कई प्रकार की बातें बनाती हैं। लेकिन असली वजह तो उन औरतों के साथ ना जाने की ये थी कि कामिनी को भी उस लॉरी चालक का इंतजार रहता था कि कब वो लॉरी चालक आएगा और अकेले में मौका पाकर वो उससे मिलने जाएगी। इसी तरीके से धीरे धीरे उन दोनों का मिलने का सिलसिला अब हर रोज का ही हो गया था। लेकिन फिर समय के साथ साथ और समय की मांग के अनुसार उन दोनों का प्यार भी परवान चढ़ने लग गया था, जिसकी वजह से कामिनी कब उस लॉरी चालक के प्यार में अंधी हो गई ये उसे पता ही नहीं चला। उस वक्त वो इतनी ज्यादा अंधी हो गई थी कि विधवा होने के बावजूद भी वो उस लॉरी चालक से गर्भवती हो गई थी। लेकिन जैसे ही गांव में विधवा होने के बावजूद भी कामिनी के गर्भवती होने का पता चला तो गांव वाले उस पर आग बबूला हो गए और जब गांव वालों ने जांच पड़ताल की तो उन्हें उस लॉरी चालक के बारे में भी पता चल गया, जिसके चलते वो अब उस लॉरी चालक को पकड़ने की प्लानिंग करने लगे थे। लेकिन शायद उस लॉरी चालक को भी इस बारे में पता चल गया था कि गांव में उसका और कामिनी का भांडा फूट चुका है, इसी वजह से वो डरकर वहां से भाग गया। लेकिन जब कामिनी को इस बात का पता चला कि उसके साथ छल हुआ है और गांव वालों के साथ साथ उस लॉरी चालक ने भी उसको धोखा दे दिया है, जिसको वो अपना सब कुछ मान चुकी थी, तो फिर गांव वालों से भी ज्यादा वो उस लॉरी चालक पर आग बबूला हो गई थी। लेकिन शायद उस वक्त किस्मत को कुछ और ही होना मंजूर था। गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे उन्होंने कामिनी को जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया था, जिसके चलते आगे वही हुआ जिसका कामिनी को डर था। गांव में सब लोगों ने मिलकर उसको एक जगह पर पकड़ लिया और फिर गांव के बीच चौराहे पर ही उसे दिन के उजाले में जिंदा जला दिया था। अब अपने बेटे की मौत के बाद अपनी बहू को भी इस तरीके से जिंदा जलते हुए देखकर कामिनी के सास ससुर भी कुछ ही दिनों में तड़प तड़प कर मर गए थे, क्योंकि कामिनी के जाने के बाद उनकी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं था और गांव में पूरी तरीके से पानी की कमी थी। पर गांव की बाकी की जो औरतें दूर से पानी लेकर आती थी उनमें से कोई भी उन दोनों बूढ़ा बूढ़ी को एक बूंद भी पानी की नहीं देती थी, जिसके चलते प्यास से तड़प तड़प कर और भूख के मारे उन दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए थे। लेकिन शायद जिंदा जलने के बाद भी कामिनी की आत्मा उस गांव से मुक्त नहीं हो पाई थी
और जो कुछ भी उसके सास ससुर के साथ घट रहा था उसे वो कहीं ना कहीं से एक अदृश्य शक्ति बनकर सब कुछ देख रही थी। इसी वजह से उसकी मौत के लगभग 6 महीने बाद ही गांव में अजीब अजीब तरह की घटनाएं घटना शुरू हो गई थी। दोपहर के वक्त जब भी कोई अकेली औरत गांव से निकलकर उस सड़क से होते हुए उस झरने से पानी लेने के लिए जाती थी तो कई बार उसको रास्ते में कामिनी के जैसे ही कोई औरत चलते हुए दिखाई देती थी, और कुछ कुछ को तो कई बार ऐसा लगता था कि जैसे उनके सामने बिल्कुल कामिनी ही खड़ी हो, लेकिन पलक झपकते ही उनका यह भ्रम टूट जाता था। पर अब आए दिन गांव में अनहोनी घटनाएं होना शुरू हो गई थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं गांव वालों को भी अब ये एहसास हो गया था कि शायद मरने के बाद भी कामिनी इस गांव से नहीं गई हैं। लेकिन अब कुछ समय बाद ही गांव की औरतें जो बाहर से पानी भरने जाती थी वो धीरे धीरे करके गायब होने लगी थी, और जो औरतें गायब होती थी उनकी लगभग 5 से 7 दिन बाद ही उसी सड़क के बगल में उस खाई में लाश मिलती थी जिस खाई में आज रात को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन 5-7 दिन तक ना मिल पाने के कारण वो लाश पूरी तरीके से सड़ चुकी होती थी, और उस लाश का इतने दिनों तक सड़ने की वजह से ही पता चलता था, क्योंकि जिस तरफ से भी बदबू आती थी उस तरफ गांव के लोग जाकर देखते थे तो उन्हें वहां पर हर बार किसी न किसी औरत की कोई ना कोई लाश जरूर मिलती थी। अब धीरे धीरे ऐसे करके कामिनी ने गांव की सारी औरतों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते डर के मारे अब गांव की औरतें गांव से बाहर जाकर पानी लाना तो दूर की बात थी, बल्कि घर से बाहर भी कदम नहीं रखती थीं। अब औरतों के बाहर जाकर पानी न लाने की वजह से गांव में पानी की पूरी तरीके से किल्लत आ गई थी, जिसके चलते गांव में अब पीने का पानी भी नहीं बचा था, और गांव के लोग बिल्कुल उसी तरीके से प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे थे जिस तरीके से कामिनी के मरने के बाद उसके सास ससुर तड़प कर मरे थे। इसी वजह से अब गांव के जो बड़े बुजुर्ग और समझदार लोग थे उनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया था कि उनका कर्म उन पर लौटकर वापस आ गया है। इसी वजह से वो रात के वक्त उस चौक में इकट्ठा होते हैं और फिर वहां पर जोर जोर से बोलकर कामिनी की आत्मा को वहां बुलाते हैं। वो उससे प्रार्थना करते हैं कि अगर वो कहीं भी आसपास मौजूद है और उनकी बातों को सुन रही है तो वो एक बार उनके सामने आकर उनसे बात जरूर करें। उनके ऐसा कहने पर कामिनी की आत्मा उस वक्त उनके सामने तो जरूर आती है, लेकिन सामने आते ही उनकी कोई भी बात सुनने के बजाय उनको एक ऐसा श्राप देकर चली जाती है कि उस श्राप की वजह से आज ये पूरा गांव वीरान हो गया है। दरअसल कामिनी की आत्मा ने उनसे कहा था कि जो भी गांव वाला अपनी जान की सलामती चाहता है वो आने वाली अमावस्या से पहले पहले इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए और कभी भी पलटकर इस गांव की तरफ ना देखें। साथ ही जाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि वो इस गांव से जाते वक्त अपने तन पर पहने हुए कपड़ों के अलावा एक छोटी सी सुई जितना भी सामान अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। अगर वो इस गांव से कोई भी चीज लेकर जाएगा तो मेरी आत्मा कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी और उसको मौत के घाट उतार कर ही रहेगी। जैसे ही कामिनी की आत्मा ने सभी गांव वालों को यह श्राप दिया तो उसी रात सारे गांव वालों ने मिलकर एक साथ ही इस गांव को छोड़ दिया था, और तब से लेकर आज तक ये गांव पूरी तरीके से वीरान पड़ा हुआ है। आज भी इस गांव में कामिनी की आत्मा घर घर में भटकती है और हर रात को आकर हर घर में देखती है कि कहीं उस घर का कोई सदस्य वापस उस गांव में लौटकर तो नहीं आ गया है, कहीं वो उस घर में आकर अपना कोई सामान उठाकर तो नहीं लेकर जा रहा है। अगर कोई अनजान शख्स भी उसे इस गांव में आया हुआ मिल जाता है तो वो तुरंत ही उसे अपनी मौत के मुंह में समा लेती है। अब जैसे ही मैंने उस बूढ़े आदमी के मुंह से ये बात सुनी तो मैं उस बूढ़े आदमी से कहता हूं कि कहीं वो मुझे भी तो नहीं मार डालेगी। तो वो बूढ़ा आदमी मुझे एक ऐसी बात कहता है जिसको सुनकर मेरी तो फटकर हाथ में आ गई थी। दरअसल उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा कि तुम तो उसके मुख्य निशाने पर हो, वो तो तभी से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है जब उसने पहली बार तुम्हारे ऊपर हमला किया था। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने मुझसे ये बात कही तो मैं सोचता हूँ कि आखिर इसको इस बात का कैसे पता चला कि किसी औरत ने ही मेरे ऊपर हमला किया था। तो मैं उसे कहता हूँ कि आपको इस बारे में कैसे पता? तो वो बूढ़ा आदमी मुझसे कहता है कि मुझे हर उस चीज के बारे में पता है जो सड़क पर तुम्हारे साथ हुई थी। इसके आगे वो मुझसे कहता है कि तभी से कामिनी की आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, और जब तुम पैदल पैदल उस पगडंडी से चलते हुए इस गांव की तरफ आ रहे थे उस वक्त भी कामिनी तुम्हारे पीछे पीछे इस गांव में आ चुकी है, और वो इस वक्त हम दोनों के पास यहीं पर मौजूद है, लेकिन सिर्फ मेरे होने की वजह से ही वो तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर रही है। अब उसके ऐसा कहने पर मैं उस बूढ़े आदमी से पूछता हूँ कि आखिर आप कौन हो और आप इस शैतानों वाले गांव में क्यों रह रहे हो? साथ ही आप में ऐसा क्या है कि आपके होने की वजह से वो मेरे ऊपर हमला नहीं कर रही है? वो बूढ़ा आदमी मुझे मुस्कुराते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ये गांव कोई इंसानों का गांव नहीं बल्कि प्रेतात्माओं का गांव है, तो उस तरीके से तुम समझ जाओ कि मैं भी कोई इंसान नहीं बल्कि मैं भी कामिनी की तरह ही एक भटकती हुई प्रेतात्मा हूँ। लेकिन मैं भी समय के चक्र में इस तरीके से फंस गया हूँ कि मैं चाहकर भी यहाँ से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, और अगर मैं मुक्त होना भी चाहूँ तो कामिनी की आत्मा मुझे कभी भी यहाँ से मुक्त होने नहीं देगी।
अब जैसे ही वो बूढ़ा आदमी मुझसे ये बात कहता है तो उसकी ये बात सुनते ही मेरा तो सब कुछ निकलकर बाहर आने को हो गया था। लेकिन फिर मैंने किसी तरीके से अपने आप पर काबू पाया, क्योंकि शुरू में मुझे लगा कि शायद वो बूढ़ा आदमी मेरे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन ये बात कहते कहते धीरे धीरे अब उस बूढ़े आदमी का हुलिया बदलने लगा था और कुछ ही देर में वो मेरे सामने बिल्कुल उसी तरीके के हुलिये में आ गया था जिस तरीके का हुलिया लॉरी चलाते वक्त जब अचानक से वो औरत मेरे सामने आई थी उस वक्त उसका था। ठीक उसी तरीके का हुलिया अब उस बूढ़े आदमी का हो गया था, यानी कि पूरी तरीके से आग में धधकता हुआ, जिसके अंदर से एक अजीब सी गंध आ रही थी और शरीर से हर जगह से धुआं निकल रहा था। ये चीज देखते ही मैं डर के मारे कांप जाता हूँ और उस कमरे के कोने से चिपक जाता हूँ। मुझको उस तरीके से डरता हुआ देखकर वो मुझसे कहता है कि तुम्हें मुझे देखकर इस तरीके से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कामिनी की तरह मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं करूंगा और ना ही मैं तुम्हारी जान और खून का प्यासा हूँ। उल्टा मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि बदकिस्मती से मैं ही वो लॉरी चालक हूँ जिसका कामिनी के साथ वो चक्कर चल रहा था। अब मैं कपकपाते हुए होठों से उसे कहता हूं कि आखिर आप कौन हो और आप इस शैतानों वाले गांव में क्यों रह रहे हो? साथ ही आप में ऐसा क्या है कि आपके होने की वजह से वो मेरे ऊपर हमला नहीं कर रही है? वो बूढ़ा आदमी मुझे मुस्कुराते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ये गांव कोई इंसानों का गांव नहीं बल्कि प्रेतात्माओं का गांव है, तो उस तरीके से तुम समझ जाओ कि मैं भी कोई इंसान नहीं बल्कि मैं भी कामिनी की तरह ही एक भटकती हुई प्रेतात्मा हूँ। लेकिन मैं भी समय के चक्र में इस तरीके से फंस गया हूँ कि मैं चाहकर भी यहाँ से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, और अगर मैं मुक्त होना भी चाहूँ तो कामिनी की आत्मा मुझे कभी भी यहाँ से मुक्त होने नहीं देगी। अब जैसे ही वो बूढ़ा आदमी मुझसे ये बात कहता है तो उसकी ये बात सुनते ही मेरा तो सब कुछ निकलकर बाहर आने को हो गया था। लेकिन फिर मैंने किसी तरीके से अपने आप पर काबू पाया, क्योंकि शुरू में मुझे लगा कि शायद वो बूढ़ा आदमी मेरे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन ये बात कहते कहते धीरे धीरे अब उस बूढ़े आदमी का हुलिया बदलने लगा था और कुछ ही देर में वो मेरे सामने बिल्कुल उसी तरीके के हुलिये में आ गया था जिस तरीके का हुलिया लॉरी चलाते वक्त जब अचानक से वो औरत मेरे सामने आई थी उस वक्त उसका था। ठीक उसी तरीके का हुलिया अब उस बूढ़े आदमी का हो गया था, यानी कि पूरी तरीके से आग में धधकता हुआ, जिसके अंदर से एक अजीब सी गंध आ रही थी और शरीर से हर जगह से धुआं निकल रहा था। ये चीज देखते ही मैं डर के मारे कांप जाता हूँ और उस कमरे के कोने से चिपक जाता हूँ। मुझको उस तरीके से डरता हुआ देखकर वो मुझसे कहता है कि तुम्हें मुझे देखकर इस तरीके से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कामिनी की तरह मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं करूंगा और न ही मैं तुम्हारी जान और खून का प्यासा हूँ। उल्टा मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि बदकिस्मती से मैं ही वो लॉरी चालक हूँ जिसका कामिनी के साथ वो चक्कर चल रहा था। अब मैं कपकपाते हुए होठों से उसे कहता हूँ कि आखिर आप कौन हो? क्या आप तो उसको छोड़कर यहाँ से भाग गए थे, तो फिर आप यहाँ कैसे? तो वो मुझसे कहता है कि गांव के लोगों के साथ साथ कामिनी की आत्मा ने मेरा भी पीछा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने भी एक तरीके से उसको धोखा ही दिया था। उससे प्यार, मोहब्बत और शादी का वादा करके मैंने उसको एक ऐसी मुसीबत में डाल दिया था जिस मुसीबत में पड़ने के बाद उसको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अगर मैं उससे सच्चा प्यार करता तो मैं उसको बचाने के लिए उसके गांव जाता और उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाता, लेकिन मुझे तो सिर्फ उसकी सुंदर जवानी से मतलब था, जिसका भोग मैंने उसको प्यार के जाल में फंसाकर कर लिया था। शुरू में मुझे लगा था कि शायद मैं इन सब चीजों से बच जाऊंगा, लेकिन उस दिन कामिनी के मरने के लगभग 2 से 3 महीने बाद ही रात के वक्त सपनों में मुझे कामिनी का चेहरा दिखाई देने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो हर वक्त मेरे आसपास ही है। और फिर एक दिन ऐसा आया जिस दिन रात के वक्त जब मैं लॉरी चला रहा था तो ठीक उसी तरीके से कामिनी बिल्कुल मेरे सामने आई जिस तरीके से आज वो तुम्हारे सामने आई थी, और उस हाथ में कामिनी की आत्मा ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मुझको मारने से पहले वो मेरे सामने बिल्कुल उसी तरीके से रोई थी जिस तरीके से जब हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। और उस वक्त जब वो मेरे सामने रोई थी, ठीक उसी तरीके से मुझको मारते वक्त भी वो मेरे सामने रो रही थी। मारते वक्त उसने मुझे रो रो कर कहा था कि काश तुम उस दिन मुझको बचा भी ना पाते तो कम से कम कायरों की तरह वहां से भागते तो नहीं। तुम जब वहां से भागे तो मुझे ऐसा लगा कि शायद तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल करके मुझको छोड़ दिया है, और तुम्हारी उस काम वासना की लालसा की वजह से मैं गांव वालों की नजर में एक चरित्रहीन औरत बन गई थी, जिसके चलते उन्होंने मुझे एक ऐसी दर्दनाक मौत दी जिस मौत को मैंने मरते वक्त मौत से भी बदतर तरीके से जिया था। लेकिन अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाकर रहूंगी और हर वक्त तुम्हें अपने साथ रखूंगी। फिर उसी वक्त कामिनी ने अपने लंबे लंबे नुकीले नाखूनों से मेरे गले को इतनी बुरी तरीके से रौंद दिया था कि मैं उसी वक्त वहीं पर मौत के मुंह में समा चुका था। तभी से लेकर आज तक मेरी आत्मा हर वक्त कामिनी के साथ में रहती है। लेकिन आज भी रात के वक्त जब कोई लॉरी चालक इस रास्ते से गुजरता है
तो कामिनी की आत्मा को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी जिंदगी जिस वजह से तबाह हुई थी वो वजह फिर से उस रास्ते पर लौट कर आ रही है। और हर लॉरी चालक को कामिनी रात के वक्त इस सुनसान रास्ते पर दिखाई देती है जिस रास्ते पर अभी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। और वो जो तुम्हारे सामने अचानक से आई थी वो और कोई नहीं बल्कि कामिनी की ही आत्मा थी। जब उसके ऐसा कहते ही मैं उससे पूछता हूँ कि अब जब मरने के बाद आप एक प्रेत आत्मा के रूप में कामिनी की आत्मा के साथ हो तो फिर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो और आपने मुझे बचाया क्यों है? तो वो मुझसे कहता है कि मैंने भले ही उस वक्त कामिनी का साथ ना दिया हो लेकिन कहीं न कहीं मैं मन ही मन उससे प्रेम जरूर करता था। लेकिन उस वक्त गांव के इतने लोगों को देखकर मैं डर गया था और मुझे लगा कि कहीं कामिनी के साथ साथ ये लोग मुझे भी मौत के घाट ना उतार दें। इसी वजह से मैं डर कर वहां से भाग गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं कोई मन का बुरा इंसान था। मेरे मन में हर व्यक्ति के लिए प्रेम का भाव था और मैं सभी लोगों के बारे में काफी अच्छा ही सोचता था। और आज मरने के बाद भी मैं हर इंसान की मदद करने की कोशिश करता। इसी वजह से मैं तुम्हें कामिनी की आत्मा से बचाकर यहाँ पर लेकर आया हूँ। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि जब कामिनी को इस बारे में पता चलेगा तो वो इस बात को लेकर मेरे से काफी ज्यादा झगड़ा करेगी। लेकिन मैं चाहते हुए भी उसको इंसानों का खून का प्यासा बनने से रोक नहीं पा रहा हूँ। आज वो काफी ज्यादा खूंखार और इंसानों के खून की प्यासी बन चुकी है। अगर उसने गलती से भी यहाँ पर तुम्हें देख लिया तो वो एक पल में ही तुम्हें यहाँ पर फाड़ कर रख देगी। अब जैसे ही उसने मुझसे ये बात कही तो अचानक से ही काफी तेज आवाज के साथ उस कमरे का दरवाजा खुल गया। और जैसे ही दरवाजा खुला तो मैंने अपनी नजरों को घुमाकर उस दरवाजे की तरफ देखा। और जैसे ही मैंने उस दरवाजे की तरफ देखा तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, मैं जानता हूँ कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो इस कहानी को पूरा ही नहीं किया। लेकिन अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर उस दरवाजे को अचानक से किसने खोला था और उसने ऐसा क्या देखा था जिसको देखते ही, तो ये जानने के लिए आपको इस कहानी का पार्ट 2 देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इस कहानी का सिर्फ पार्ट 1 था। ये कहानी काफी ज्यादा लंबी थी जिसको सिर्फ एक ही पार्ट में लाना थोड़ा मुश्किल था। इसी वजह से मैंने इस कहानी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसे ही दरवाजा खुला मेरे सामने एक साया खड़ा था। वही औरत, वही आग जैसी आंखें, लेकिन इस बार वो मुझे देख रही थी जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। इसके बाद क्या हुआ ये मैं आज तक किसी को नहीं बता पाया, क्योंकि जिस दिन मैं लौटा मैं सिर्फ शरीर में था, आत्मा शायद वहीं छूट गई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो डीप स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक और डरावनी दास्तान।